हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो हमारा पार्ट 1 था और ये है हमारा पार्ट 2। जी हाँ, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति की और क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे इस पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी कौन कौन से। जी हाँ, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं। इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे कि प्रश्न बनता है कभी कभी कि बताइए, भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है या उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, राष्ट्रपति के द्वारा। हम यहाँ आप लोगों को 1 से लेकर के 8-9 पॉइंट, लगभग 9 पॉइंटों तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का न्यायवादी। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगले पॉइंट पर नज़र डालें तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जी हाँ, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले पॉइंट पर नज़र डालें मित्रों तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उससे आगे देखेंगे हम भारत का प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो संघ के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं बात करें मित्रों कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगर बात करें किसी राज्य का राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो, किसी राज्य का राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक हो, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चाहे बात हो फिर वित्त आयोग की या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या सदस्य हों या फिर बात हो वित्त आयोग की, तो इनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगला पॉइंट है मित्रों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, 1 से लेकर के जो मैंने पॉइंट 9 तक आप लोगों को पढ़ाया है, जो बताया है आपको मित्रों, इसमें कम से कम हमारे 10 क्वेश्चन हैं। कम से कम हमारे 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं और कोई न कोई क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षाओं में आता ही रहता है। आगे बात करेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता रहे थे कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कई भागों में बांटा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की शक्ति की बात की जाए मित्रों, तो कार्यपालिका की शक्ति में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रश्न बनता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। कुछ लोग उत्तर में प्रधानमंत्री लिख देते हैं या उपराष्ट्रपति कर देते हैं या और अन्य लोगों के जो है बता देते हैं, लेकिन कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। जी हाँ, पर से एक बार, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? और राष्ट्रपति होता है। आई होप आप लोग आगे से इस प्रश्न को अब गलत नहीं करेंगे। वहीं बात करें हम विधायिका की, कि विधायिका की शक्तियों की, तो विधायिका की शक्तियों में बात करते हैं हम, हमारा एक पॉइंट है संसद। प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो अधिकतर लोग इस अंग को भूल जाते हैं और ज़्यादातर याद रखते हैं राज्यसभा और
लोकसभा को। लेकिन मित्रों संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के अंग होते हैं 3। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं। तीनों अंगों को मिलाकर के क्या बनता है? संसद बनती है। वहीं बात करें अगर अगले पॉइंटों की मित्रों, तो राष्ट्रपति के संसद के अधिवेशन के बारे में, राष्ट्रपति के संसद के अधिवेशन के बारे में बात करें मित्रों, तो राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है और समाप्त भी कर सकता है। यानी कि जो संसद का जो अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है मित्रों, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन जो है बुला सकता है और उसको जो है क्या कर सकता है? समाप्त भी कर सकता है। संसद की अंतिम बैठक मित्रों ध्यान से देखिएगा, संसद की अंतिम बैठक व नए सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। मित्रों संसद की सत्र की जो अंतिम बैठक होती है मित्रों, सत्र की जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक व नए सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का, कितने माह का? 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, ये प्रश्न बन जाता है मित्रों, तो ये 6 माह आप लोगों को याद रखना है। 6 माह से अधिक का जो समय नहीं होना चाहिए दोनों बैठकों के मध्य में। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि 2 बैठकों के मध्य में कितने से अधिक समय नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें मित्रों अगले पॉइंट की, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। जी हाँ मित्रों, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर करता है मित्रों? प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉइंट को एक बार फिर से देखेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है मित्रों? राष्ट्रपति के पास। लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। समझ में आ रही है मित्रों? प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को जो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद, लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को बैठाकर उनकी संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। एक बार फिर से, लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को बैठाकर उनकी संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अगला पॉइंट है मित्रों, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर, कोई विधेयक जिस पर मतभेद की स्थिति होती है मित्रों, ऐसा विधेयक जिस पर मतभेद की स्थिति होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करता है। इसमें 2 प्रश्न हैं मित्रों कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो वो बुला सकता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लेकिन जब वो मित्रों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला लेगा तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। प्रश्न बन जाता है मित्रों कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता मित्रों लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है या लोकसभा स्पीकर करता है। वहीं आगे बात करें मित्रों, राष्ट्रपति राज्यसभा में और लोकसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति मित्रों राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वहीं बात करें राज्यसभा की मित्रों, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है,